सभी साथियों दोस्तों को नमस्कार। मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। मैं एज ए इलेक्ट्रीशियन स्टोन प्रेशर प्लांट में काम करता हूं। दोस्तों आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों जब भी आप YouTube पर एक कोई जैसे कि आप 3 फेज स्क्वायर गेज इंडक्शन मोटर के बारे में अगर सर्च करते हैं तो आप YouTube पर सर्च करेंगे तो जैसे कि आपका डॉल स्टार्टर मान लीजिए एक आपका 3.5 किलोवाट का यानी कि 5 HP का अगर आपके पास कोई एक मोटर है और उसको आपको एक डॉल स्टार्टर से चलाना है तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हम एक डॉल स्टार्टर का कनेक्शन कौन से मोटर में करते हैं। और डॉल स्टार्टर को अगर आप क्रेशर प्लांट में काम करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। जैसे कि कन्वेयर में आपका 9.2 किलोवाट का जितना भी मोटर लगा रहता है वहां भी वो क्रेशर प्लांट में जो होते हैं जो इंस्टॉल करने वाले या क्रेशर प्लांट के माध्यम से वहां पर अधिकतर डॉल स्टार्टर ही देखने को मिलता है कन्वेयर मोटर में। अब डॉल स्टार्टर सेपरेट नहीं होता है, आपको एक बड़ा सा पैनल बना के दे दिया जाएगा, उसमें बहुत सारे एक कॉन्टेक्टर लगे होंगे और बहुत सारे आपको वहां पर पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग देखने को मिलेगी। अब उसी को आप अगर संक्षेप में देखेंगे तो एक आपका डॉल स्टार्टर है तो डॉल स्टार्टर को आप किस तरह से समझते हैं एक पावर वायरिंग आइए हम समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं डॉल को डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर बोलते हैं। अगर आप इस तरह से सीखेंगे, अगर आप इस तरह से जैसे कि मैं बता रहा हूं अगर आप इसी तरह से पकड़ कर सीखेंगे तो आप कोई भी इंटरव्यू हो, कोई भी आप चाहे जिस प्लांट में जाएं या आप कोई भी इंटरव्यू में आप अगर इसी तरह से आप एक्सप्लेन करेंगे एक डॉल स्टार्टर का, अगर आपको जो एग्जामिनर आपसे पूछता है अगर डॉल स्टार्टर का डायग्राम बनाकर और अगर आप कोई भी डायग्राम देखेंगे इस तरह को आपको अगर डायग्राम देखने को मिलता है और या फिर मैनुअली आप कहीं भी इस तरह का डायग्राम आप बना के देते हैं तो आप 100% तो सब बोलते हैं, मैं बोलता हूं 1,00,000% आप उस इंटरव्यू में पास हो जाएंगे और आपको कोई भी व्यक्ति फेल करने वाला नहीं होगा, गारंटी। देखिए डॉल स्टार्टर तो डॉल स्टार्टर को डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर बोलते हैं। अभी यहां पर एक क्वेश्चन आ जाता है कि इसको डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर क्यों बोलते हैं। यहां पर मैंने दिखाया गया है कि एक पावर वायरिंग है, पावर वायरिंग में RYB और अर्थ आपका यहां पर एक पावर बस बार बनाया हुआ है, ये अपना पावर बस बार है। पावर बस बार में हमने RYB को टेप किया, यहां पर MCCB को लगाया मोल्टेड केज सर्किट ब्रेकर, यहां पर कॉन्टेक्टर को लगाया और OLR को लगाया। तो हमने MCCB में यहां पर देखेंगे L1 L2 L3, अगर गौर से आप बारीकी से बहुत बारीकी से देखेंगे तो वहां पर L1 L2 L3 होगा और T1 T2 T3 होगा। तो आपको L1 L2 L3 से सप्लाई को इन करना है और T1 और T2 और T3 से सप्लाई को आउट करना है। RYB फेज आप L1 L2 L3 में इन करेंगे और T1 T2 T3 से आउट करेंगे। ये पावर वायरिंग के बारे में अभी आप समझ रहे हैं। और यहां पर एक कॉन्टेक्टर दिया रहता है, कॉन्टेक्टर के आप L1 L2 और L3 T1 T2 और T3 से सप्लाई L1 L2 L3 से सप्लाई को इन करेंगे और T1 T2 T3 से सप्लाई को आउट करेंगे। अब यहां पर आता है मोटर का सेफ्टी। तो मोटर का सेफ्टी के लिए हम OLR का यूज करते हैं। यहां भी आपको वही तरह के टर्मिनल देखने को मिलेंगे और यहां भी आपको वही तरह के टर्मिनल देखने को मिलेंगे। यानी कि हाँ, जब भी RYB आया तो MCCB में इन हुआ, कॉन्टेक्टर में इन हुआ। OLR ओवरलोड रिले, इसको थर्मल ओवरलोड रिले भी बोलते हैं, इसमें इन होगा। और आपका मोटर के टर्मिनल में अगर आप मोटर के टर्मिनल बॉक्स में देखेंगे तो वहां पर आपको 6 तरह के टर्मिनल देखने को मिलेंगे, U1 V1 W1 U2 V2 W2। एक साइड में आपको RYB का कनेक्शन कर देना है। अब
इससे क्या समझ में आता है, इसको डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर इसलिए होता है क्योंकि हमने जो RYB फेज लिया वो कहीं भी बिना घुमाए सीधे मोटर के टर्मिनल तक पहुंच गया। MCCB कॉन्टेक्टर और OLR के माध्यम से सीधे मोटर के टर्मिनल पर यहां पर आपका सप्लाई RYB फेज आ गया। तो आपने ये समझा कि जो आपका RYB फेज आ रहा था वो सीधे मोटर तक पहुंच गया। तो यहां आपको देखने को मिलेगा कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर को हम डायरेक्ट ऑनलाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो RYB है पावर बस बार से सीधे मोटर के टर्मिनल तक पहुंचती है। अब अपना एक क्वेश्चन क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये है, अगर हम MCCB क्यों लगाते हैं? MCCB इसलिए लगाते हैं, यहां पर मैंने अर्थ भी एक वायर लिया है और अर्थ को मोटर के टर्मिनल पर अर्थिंग के पॉइंट पर कर दिया है। तो ये MCCB क्यों लगाते हैं? MCCB हमारा वोल्टेज टेस्ट सर्किट ब्रेकर इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें यह सेफ्टी प्रोवाइड करता है। अब आप मोटर कोई चला रहे हैं तो उसका सेफ्टी तो होना चाहिए। तो यहां पर हम MCC की जगह हम MPCB या और दूसरा सर्किट ब्रेकर यूज कर सकते हैं। अब इसको सर्किट ब्रेकर क्यों बोलते हैं? सर्किट ब्रेकर इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम इसको मैनुअली कंडीशन पर ऑन करा सकते हैं। इसमें एक लगा रहता है ऐसा स्विच, इसको ऑन करा सकते हैं और फॉल्टी कंडीशन में हम इसको ये स्वतः ही ट्रिप हो जाता है। मैनुअली कंडीशन में हम इसको ऑन और ऑफ करा सकते हैं और फॉल्टी कंडीशन में यह स्वतः ही ट्रिप हो जाता है, इसलिए हम इसको सर्किट ब्रेकर बोलते हैं। अब जो आपका यह कौन कौन सा सेफ्टी, अब ये भी क्वेश्चन आ जाता है। अब जो भी एग्जामिनर होगा आपको अगर वो कहेगा कि कौन सा सेफ्टी देता है आपको सर्किट ब्रेकर, कौन सा आप लगा रहे हैं MPCB मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर, तो आपको किस तरह का सेफ्टी प्रोवाइड करता है? तो यह आपका दो तरह का सेफ्टी, MPCB में और ज्यादा हो गया, आपका MCCB में दो तरह का होता है। MCCB में एक शॉर्ट सर्किट ओवरलोड। शॉर्ट सर्किट में कैसा ये वर्क करता है, अगर आपका ये फेज टू बॉडी और फेज टू न्यूट्रल और फेज टू अर्थ अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो आपका MCCB ट्रिप हो जाता है। इसके अंदर लगा होगा मैग्नेटिक कॉइल आपका वर्क करेगा और MCCB ट्रिप हो जाएगा। MPCB में बहुत सारे होते हैं, आप जिस तरह का MPCB लेंगे तो उसमें आपको मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर, जिसमें अर्थ फॉल्ट और आपका फेज फेलियर, आपका अंडर वोल्टेज या बहुत सारे आप अगर मैनुअली देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। दूसरा आपको अगर MCCB में देखेंगे तो दूसरा जो बताया था ओवरलोड का, अगर यह आपका टर्मिनल बॉक्स में अगर मोटर लगा है, जो मोटर है उसमें अगर आपका MCB 40%, 60% और 80% पर लगा है, जैसे मान लीजिए FLC इसका फुल लोड 1100 एम्पियर है इसका मोटर का, या 10 एम्पियर है, मान लीजिए 10 एम्पियर है, तो इसका 10 एम्पियर का 40%, 10 एम्पियर का 60% और 10 एम्पियर का आपका 80%। अगर ये MCCB एक जैसे कि आपका MCB होता है, MCCB कितने एम्पियर का लगा रहे हैं आप, उसी तरह का मोटर जितना रेटिंग लेगा उस रेटिंग का आपको यहां पर MCCB लगाना पड़ेगा। तो इसमें लगा हुआ बाई मेटेलिक स्ट्रिप वर्क करेगा और आपको शॉर्ट ओवरलोड का सेफ्टी प्रोवाइड करेगा। तो हमने यह देखा कि MCCB जो आपका दो तरह का सेफ्टी प्रोवाइड करता है, एक आपका शॉर्ट सर्किट, दूसरा ओवरलोड। अब यहां पर हम देखा है कि MPCB, अगर हम MPCB यूज करते हैं तो आपका यह अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो भी काम करेगा, ओवरलोड होगा तो भी काम। अगर कोई फेज यहां से कट जाता है
तब भी एमसीसीबी काम करेगा, लेकिन आपका एमसीसीबी काम नहीं करेगा, केवल एमपीसीबी काम करेगा। अगर तो यह समझ में आएगा जो आपका एमपीसीबी है यह ज्यादा कॉस्टली होता है और ज्यादा विश्वसनीय होता है एमसीसीबी से। हम यहां पर फ्यूज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फ्यूज जो है वो आपका सेफ्टी प्रोवाइड नहीं करेगा। बस केवल और केवल अगर आपने फ्यूज आपका कम लगा है तो कभी कभी ये उड़ जाता है, कभी कभी नहीं उड़ता है। अगर उड़ता है तो एक उड़ जाता है, दो चालू रहते हैं, जिसकी वजह से मोटर जल जाता है। अब यहां पर हम देखेंगे कॉन्टेक्टर हमने यूज किया, तो हमारा जो लाइन है वो L1 L2 L3 से इन हुआ, T1 T2 T3 से आउट हुआ और सीधे कॉन्टेक्टर पर पहुंचा। अब कॉन्टेक्टर में क्या देखते हैं कि यहां पर एक आपका L1 L2 L3 कॉन्टेक्टर हम क्यों यूज करते हैं? कॉन्टेक्टर एक इलेक्ट्रिक स्विच है। जिस तरह से हम घर में आपका पंखा, कूलर और दूसरा चीज चलाने के लिए स्विच का इस्तेमाल, जो स्विच बोर्ड है उसका इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से हम हाई रेटेड करंट को फ्लो कराने के लिए कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। कॉन्टेक्टर में आपको मैनुअली और रिमोट के माध्यम से भी हम इसमें कनेक्शन कर सकते हैं, इसलिए कॉन्टेक्टर ज्यादा सेफ्टी है। अब यहां पर देखेंगे ओएलआर में आपका ओवरलोड रिले, यह आपका भी अगर इसमें देखा जाए तो कंपनी के माध्यम से तो बहुत सारा सेफ्टी देखने को मिलता है, तीन तरह का, जैसे कि फेज फेलियर, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो इसमें केवल आपको ओवरलोड का ही सेफ्टी प्रोवाइड मिलता है, बाकी और कोई सेफ्टी देखने को नहीं मिलता है। अब ओवरलोड में क्या होगा? अगर ये ओवरलोड रिले 40%, 60% और 80% पर लगा है तो आपका ओवरलोड वर्क करेगा, वरना नहीं करेगा। इसमें लगा हुआ बायोमेटेलिक स्ट्रिप काम करेगा अगर 40%, 60%, 80% पे है, नहीं तो नहीं करेगा। अब शॉर्ट सर्किट में अगर यह इसको फेस टू फेस, फेस टू बॉडी और फेस टू अर्थ अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो ओवरलोड रिले चालू कंडीशन में काम करता है। अगर मान लीजिए कोई फेज चालू कंडीशन में, कोई फेज अगर हम ऐसे काट दें तो आपका ओवरलोड ट्रिप नहीं होता है और मोटर एक कुछ मिनटों के बाद जलने की बू आने लगती है, तो और मोटर में घड़-घड़ की आवाज भी समझ में आने लगती है। अगर जे ओवरलोड रिले में पहले से बंद है मोटर और हमने एक फेज काट दिया तो तब देखने को मिलता है कि ये ट्रिप हो जाता है, वरना ट्रिप नहीं हो जाता है। और अगर शॉर्ट सर्किट में देखा जाए तो इसमें क्या होता है कि इसका जो एक कॉन्टेक्ट है शॉर्ट सर्किट में वो कट जाता है और बाद में यह ट्रिप नहीं होता है और एक कट जाता है। इसलिए यह भी समझ में आया कि आपका जो ओवरलोड में भी, शॉर्ट सर्किट में भी काम नहीं करता, केवल और केवल ओवरलोड में काम करता है, तभी काम करेगा 40%, 60% और 80% पर लगा होगा। तो यह हुआ आपका पावर वायरिंग। अब समझ लेते हैं एम्पियर मीटर का कनेक्शन कैसे होता है। यहां पर मैंने एक सीटी दिया हुआ है, मेरा सीटी थोड़ा सा अलग टाइप का बना हुआ है, ऐसा नहीं होता है मैं अगर प्रैक्टिकल में देखा जाए तो। इसमें क्या होता है, दो टर्मिनल होते हैं, एक S1 और S2। तो करंट ट्रांसफार्मर, इसको फुल सीटी जो है इसका फुल फॉर्म होगा करंट ट्रांसफार्मर। तो एम्पियर मीटर जो लगा होगा, तो एम्पियर मीटर में आपको चार टर्मिनल देखने को, डिजिटल एम्पियर मीटर में आपको चार टर्मिनल देखने को मिलेंगे। एक आपको सीटी का कनेक्शन करने के लिए होता है, दूसरा आपको मेन सप्लाई देने के लिए होता है। यानी कि अगर आपका ये 415 का है तो हम L1 और L2 में यहां पर न्यूट्रल और फेज में 415 देंगे। अगर यह आपका 240, 220 इस तरह का इसमें मैनुअल में देखकर पढ़ेंगे तो आपको न्यूट्रल और फेज में 220 का कनेक्शन करना है, और S1 और S2 जहां लिखा होगा तब भी आपको यहां पर वहां देखना है। लेकिन इसके अंदर यहां पर एक हल्का सा बटन लगा रहता है जिसको हम बार बार पुश करके इसके कौन सा आप सीटी लगा रहे हैं, कितने का सीटी लगा है, 100/50
100/5, 1000/5 या 1000/5 लगा रहे हैं, तो आपको इसमें सेट करना पड़ेगा। जब आप वोल्टेज देंगे तो इसमें आपको बहुत देर तक प्रेस करेंगे, तब आपको आएगा। सेट करेंगे तो जितने का आप सीटी लगा रहे हैं तभी लगाना, वरना आपका यह एम्पियर मीटर खराब हो जाएगा। अब यहां पर देखते हैं वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर में यहां पर आपको वही जैसा कि न्यूट्रल और फेज देना है, जितने का आपका घड़ी है उतने का देना है। और यहां पर जिस चीज का, जैसे मान लीजिए L1 और L2 का हमें वोल्टेज मेजर करना है, तो हम यहां पर L1 और L2 का वोल्टेज मेजर करेंगे। अब यहां पर देखते हैं कि आपके जो मोटर टर्मिनल है, यहां पर मैंने किसी तरह का RYB यानी कि मैं फेज तो दे दिया, लेकिन हमने U1 V1 W1 में तो हमने कनेक्ट कर दिया, अर्थ भी कर दिया, लेकिन यहां पर हमने किसी तरह का कोई डेल्टा और स्टार कनेक्शन नहीं बनाया। बहुत सिंपली भाषा में अगर हम देखेंगे तो डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, हम U1 V1 W1 और W2 U2 V2 अगर सामने इस तरह से हमें लिखना है, तो U1 V1 W1 और W2 U2 V2 टर्मिनल बॉक्स के अंदर इस तरह से आपको पॉइंट देखने को मिलेंगे, टर्मिनल देखने को पड़ेंगे। उसमें आमने सामने के टर्मिनल को कनेक्टर पत्ती के माध्यम से हम जोड़ देते हैं, जिससे आपका डेल्टा कनेक्शन हो जाता है। और यहां पर हम U1 V1 और W1 में RYB का कनेक्शन कर देते हैं। अब यहां पर U1 V1 W1 में स्टार कनेक्शन, अगर हम टर्मिनल बॉक्स के अंदर स्टार कनेक्शन करना है, तो U1 और V1 और W1 में RY और B का कनेक्शन करेंगे और W2 U2 V2 को एक समांतर में शॉर्ट कर देंगे, जिस तरह से यहां पर मैंने शॉर्ट किया है। तो आपका मोटर के अंदर स्टार कनेक्शन हो जाएगा। आपको यह तब करना है कि आपके जो मोटर का नेम प्लेट है उसमें जो रिक्वायरमेंट होगा कि डेल्टा कनेक्शन करना है कि स्टार कनेक्शन करना है, तभी आपको करने को जो आपको जिस तरह का आपको करना है उस तरह को रिक्वायरमेंट आएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने सीखा कि डोल स्टार्टर में कौन कौन सा आपको कंपोनेंट लगा रहता है, और पावर वायरिंग में, और डोल स्टार्टर को डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर क्यों बोलते हैं, दूसरा MCCB के बारे में, कॉन्टेक्टर के बारे में, OLR के बारे में, और टर्मिनल बॉक्स के बारे में, एम्पियर मीटर और वोल्टेज मीटर के बारे में हमने विस्तार पूर्वक समझा। जी धन्यवाद।